गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि मैम चटोरी जी को प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनकी वीडियो के बाद जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम जनता का प्यार मिला, वहीं पे आप जानते हैं कि जजमेंट पास करने वाले भी लोग हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, जो हमारे सुख में तो हमें जज करते ही करते हैं, हमारे मुस्कुराने पे तो हमें जज करते ही करते हैं, लेकिन हमारे आंसुओं पे, हमारे दुख पे भी हमें जज करते हैं। तो वहीं पे आज कुछ उन्हीं कमेंट्स के यहाँ पे मैं जवाब दूंगी, जो कमेंट्स का जवाब मैं बकायदा पूरा लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ऐसे कमेंट्स मैंने बहुत सारे चटोरी जी की वीडियो के नीचे भी देखे, फेसबुक पे भी देखे। तो मैं बस अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों की मानसिकता को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहती हूँ कि आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनिए। तो एक कमेंट मैंने जो पढ़ा, जिस कमेंट में बोला ये जा रहा है कि हस्बैंड को ज़बरदस्ती बिठा दिया है। आप सबने भी वो वीडियो देखा होगा जहाँ पे इतने समय के बाद हमें चटोरी जी के हस्बैंड उनके साथ देखने को मिले। जब से उनके घर में ये दुख भरी घटना घटी है, उसके बाद से उनके हस्बैंड देखने को नहीं मिले। हाँ, उनकी वाइफ ज़रूर आई, 2-3 बार लाइव आई, उन्होंने ज़रूर वीडियोस डाली, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं दिखे। इतने समय के बाद उनके हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए दिखे, तो उसका ब्लेम भी ये लगाया गया कि हस्बैंड को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। और इस लेडी को देख के लगता है कि इसका बेटा खोया है या इसको कोई दुख भी है। कितनी नॉर्मल है ये। मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि वो वीडियो मैंने ही नहीं, आपने भी देखी होगी और बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। प्लीज़ कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों को उनकी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि शी इज़ नॉर्मल। क्योंकि दिल से बताऊं तो मुझे वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगी। मुझे वो अंडर डिप्रेशन लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था उनकी स्टेट ऑफ माइंड देख के कि इनको एक्चुअली हीलिंग की, थेरेपीज़ की ज़रूरत है, बेटर काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लगी। तो ये कौन लोग हैं जिन्हें वो नॉर्मल लग रही है? क्या आपको नॉर्मल लगी? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। ज़बरदस्ती बिठा दिया है अपने पति को। अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ बैठ के उसकी तकलीफ़ सुन रहा है, एक गुड लिसनर की तरह बैठ के उसकी तकलीफ़ सुन रहा है, तो ज़बरदस्ती बिठाना क्या होता है? ये कोई नॉर्मल शादी ब्याह का कंटेंट या कोई हैप्पी कंटेंट नहीं है। ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हाल ही में अपना 17 साल का बच्चा खोया है। आप समझ सकते हैं उनकी तकलीफ़, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम हम सबके साथ बीतता है। हमें वो यूट्यूब की फैमिली बोलते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि चटोरी जी अपना दुख साझा करने के लिए हमारे बीच में आई हैं। अगर आप अभी अभी उन्हें देखने लगे हैं तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप उनकी पास्ट वीडियोस भी देखें, आप उनकी पास्ट लाइव्स भी देखें। यूट्यूब पे नहीं तो फेसबुक पे देखें। वो अक्सर जब भी डिप्रेस होती थी या जब भी टेंशन में होती थी तो वो लाइव आती थी, अपनी इन्हीं यूट्यूब फैमिली के साथ वो शेयर करती थी अपने दिल की बातें। तो ये पहली बार नहीं है। कैसे जज कर लिया आपने कि इसको देख के लगता है कि इसको दुख होगा? मैं पूछना चाहूँगी कि किसको नहीं लग रहा है उन्हें देख के कि उनको दुख होगा? दुख जाहिर करने का तरीका क्या एकमात्र दहाड़े मार के रोना ही होता है? उसी को कहते हैं कि इसको दुख है। बहुत सारे लोगों के तो दुख में आंसू भी निकलने बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के तो दुख में इमोशंस ही ख़त्म हो जाते हैं, इमोशन लेस, स्तब्ध हो जाते हैं। तो उन्हें दुख नहीं होता। हर इंडिविजुअल का अपना दुख जाहिर करने का तरीका होता है। किसी को दुख में भूख लगने लगती है, किसी की दुख में भूख मर जाती है, कोई दुख में आंसू बहाता है तो कोई दुख में डूब जाता है बिना आंसू बहाए हुए, कोई चीख चीख के चिल्लाता है और कोई तकियों में सर रख के रात को रोता है। हर इंसान अलग तरीके से अपने दुख के साथ डील करता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसको दुख नहीं है और ये कितनी नॉर्मल लग रही है। अच्छा, हैरानी की बात यह है ना कि जब हम अपने दुख के समय पे बात करने आते हैं तो जहाँ पे कुछ लोगों का बोलना है कि कितनी नॉर्मल लग रही है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं पागल हो गई है। कुछ कह रहे हैं कि कितनी नॉर्मल लग रही है और कुछ कह रहे हैं कि ये तो पागल हो गई है,
खुद भी पागल हो गई है और अपने हस्बैंड को भी पागल कर देगी। ये चाहती है कि जैसे ये डील कर रही है अपने दुख के साथ, वैसे ही इसका पति भी डील करे। ये क्यों अपने पति को उसके तरीके से उनके दुख को डील करने नहीं दे रही है? ये तो पागल हो गई है। सही बोला आपने, वो पागल हो गई है। और कोई भी माँ पागल हो जाएगी। जिसका 17 साल का बेटा जाएगा तो वो माँ पागल हो जाएगी। हाँ, वो पागल हो गई है। तो आप क्या कर रहे हैं उनके पागलपन में? उनको ठीक करने में उनकी मदद कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? एक पागल को आप पागल बोल रहे हैं? एक इंसान के अंदर कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है कि ये इस चीज़ से फाइट कर रहा है, थोड़ी एबनॉर्मल चीज़ें कर रहा है, सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लग रहा है, तो आपको उस पर तरस आना चाहिए। उसके दुख पे आपको दुखी होना चाहिए। आपने तो उनको खड़े खड़े पागल करार कर दिया कि ये पागल है और अपने पति को भी पागल कर देगी। क्यों? अगर हस्बैंड वाइफ में एक जना कभी टूट के बिखर जाता है तो वो दूसरे को पागल कर रहा होता है। हस्बैंड वाइफ में, एक परिवार में किसी एक को कोई बीमारी हो जाती है तो क्या वो दूसरे को वो बीमारी दे रहा होता है? क्या होता है परिवार का मतलब? क्या होता है हस्बैंड वाइफ का मतलब? एक दूसरे के सुख में और एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, यही होता है ना लाइफ पार्टनर का मतलब। यही सोच के तो 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 वचन याद होंगे, अगर नहीं याद हैं तो एक बार गूगल कर लेना, 7 वचन मिल जाएंगे। कि अगर पत्नी दुख में है और वो दुख में अपना आपा खो रही हैं या वो दुख में पागल हो रही हैं, आप लोगों के बोले अनुसार, कुछ लोगों के, तो वहां पे वो अपने पति को भी पागल कर देगी। हाँ, वाह, क्या सोच है आप लोगों की। वो अपने आप को कैसे डील करना है, वो अपने थॉट शेयर कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे नहीं रोना है। उसको ये इल्यूशंस आ रहे हैं, उनको ये, क्या आप इस चीज़ को नाम देंगे कि उनको ये फीलिंग आ रही है कि मेरा बेटा नहीं चाहता कि हम रोएं। और अगर उनको ये फीलिंग आ रही है तो वो किसी बाहर वाले को रोने से मना नहीं कर रही। अपने पति पे तो हक होता है ना कि अपने हस्बैंड को वो ये चीज़ कन्वे करे कि मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं चाहता कि हम रोएं और हमारा बच्चा हमें कभी परेशान नहीं करना चाहता था, तो आप मत रो। आपको तकलीफ़ में देख के वो वहाँ पे रोएगा, परेशान होगा। हमें तकलीफ़ में देख के वो वहाँ परेशान होगा। वो अपने हस्बैंड को एक तरीके से समझा रही हैं। कौन बचा है उसके पास? सिर्फ एक पति तो बचा है। अब पति के पास कौन बचा है? अपनी पत्नी तो बची है। दोनों ही एक दूसरे का सहारा है ना, दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं ना। अगर उनके पति रो रहे हैं, वो जैसे कि बोल रही है कि वो दिन में भी रो पड़ते हैं, वो रात में भी रो पड़ते हैं, तो क्या करती होगी? वो डंडा मारती होगी कि आप रो क्यों रहे हो, रोक देती होगी उन्हें? नहीं रोकती होगी ना, यही समझाती होगी ना कि आप मत रो, आपको तकलीफ़ में देख के बच्चा तकलीफ़ में रहेगा। क्योंकि इस समय पे उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि अगर हम रोएंगे तो हम एक दूसरे का हाथ थाम के रो लेंगे, एक दूसरे को गले लगा के रो लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पे अकेला हमें इस हालत में देख के जब रोएगा तो ना तो उसके पास कोई गला लगाने वाला होगा, ना ही उसका कोई हाथ थामने वाला होगा, तो हम नहीं रोएंगे। तो इसमें वो क्या अपने पति को परेशान कर रही है। 5-6 दिन पहले वो लाइव भी आई थी, तकरीबन 1.5 घंटे की लाइव, जिस लाइव में उन्होंने स्पेशली बोला था कि कुछ लोगों को तो मेरे बाल बनाने से भी ऐसा लगता है कि मैंने कोई हेयर स्टाइल कर लिया है। लाइव में उन्होंने ये बात करी थी। तब तक मुझे ऐसा कोई कमेंट मैंने देखा नहीं था कि सच में कोई ऐसा बोल रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने बहुत टाइम से उन्हें फॉलो नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा वीडियो डाली अभी 2-3 दिन पहले, तो एक्चुअली में उनके कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसा कमेंट मिला जहाँ पे मैं हैरान हो गई देख के कि हाँ भाई, ऐसे लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि हेयर स्टाइल बना के आ गई। मैं कमेंट लगा भी दूंगी यहाँ पे कि देखो हेयर स्टाइल बना के आ गई, फुल मेकअप करके आ गई, अच्छे से ड्रेसअप होके आ गई। लिटरली ये कमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे उनका लाइव याद आ गया कि लाइव में वो ऐसे ही नहीं बोल रही थी। हैं ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द, हैं ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि कोई इंसान नहाना छोड़ दे, कोई इंसान बालों में कंघी करना छोड़ दे, कोई इंसान मुंह धोना, ब्रश करना, अपना हाइजीन रखना छोड़ दे, कपड़े पहनना छोड़ दे। अगर किसी इंसान के पास फटे कपड़े हैं ही नहीं तो वो फटे कपड़े खरीद के पहले लेके आए कि नहीं मुझे साफ सुथरे नहीं, फटे कपड़े दे दो क्योंकि मुझे वो पहनना है, और उससे ये जाहिर होगा कि हाँ मैंने फटे कपड़े पहने तो मैं दुखी हूँ।
मेकअप तो वो तब नहीं करती थी जब वो अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी वाला वीडियो बनाती थी, उनको तब कभी हमने मेकअप में नहीं देखा, तो उन्हें आज आपने मेकअप में कैसे देखा? कौन से वीडियो में आपको ऐसा लगा कि उन्होंने मेकअप करा था? कौन सा ऐसा वीडियो था जहाँ पे आप सबको लगा कि मेकअप किया था, जो इन कमेंट वालों ने बोला कि उन्होंने मेकअप किया था और उन्होंने हेयर स्टाइल बनाई थी? अब एक इंसान बाल भी कंघा करना छोड़ दे, कौन करता है ऐसा? इस तरीके से जज कौन करता है सामने वाले को? ऐसा कौन सा हेयर स्टाइल आपने उनके बालों में देख लिया? ऐसा कौन सा फैंसी क्लिप उन्हें लगाते हुए देख लिया? ऐसा कौन सा हेयर सलून में उन्हें जाते हुए देख लिया? या कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल या हेयर कट आपने लेते हुए देख लिया? वही नॉर्मल हेयर स्टाइल था जो वो हमेशा से अपनी वीडियो में बना रही थी, जो शायद एक हाथ से भी बन जाए। इंसान कंघा तो करेगा ना, नहाएगा भी ना। अब यहाँ पे आती है कि वीडियोस पे वीडियोस बना रही हैं और मोनेटाइज करने की क्या ज़रूरत थी? वीडियो को, वीडियोस बन रही हैं और ये वाली वीडियो भी मोनेटाइज करी हैं। ये सारी चीज़ें मैं मानसिकता बता रही हूँ। देखिए, मैं एक पर्टिकुलर इंसान को कमेंट के नीचे जाके जवाब नहीं दे सकती। वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और ये थॉट ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, और अब जनता चाहती है कि सपोर्ट करे तो भाई फिर सपोर्ट डंके की चोट पे करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, क्योंकि जो लॉस होना था वो लॉस हो गया। पेरेंट्स ने अगर कोई गलती करी भी है तो उनको वो गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए थी। बहुत अच्छे से उनको रियलाइज़ हो गया, जो लेसन उनके ज़रिए शायद और लोगों को मिलना था वो और लोगों को भी मिल गया, है ना। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक दो चीज़ों में चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। हर वीडियो में जजमेंट पास नहीं होना चाहिए। हर वीडियो में बाल कैसे बने हैं, कपड़े कैसे साफ़ सुथरे पहने हैं, मेकअप कैसे किया है, वीडियोस कैसे बना रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। इंसान अपने काम पे नहीं लौटेगा तो पागल हो जाएगा। और फिर आप लोग बैठ के ये भी कह रहे हैं कि वो पागल हो गई है, तो क्या चाहते हैं कि पूरी तरीके से पागल हो जाए, काम ना करें, अपने आप को डाइवर्ट ना करें, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक ना हो, लाइफ में आगे ना बढ़े, अपने गम को भूले ना। कौन इंसान ज़िंदगी भर अपने गम में डूबा एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है? ज़िंदगी जीते हैं ना लोग, ज़िंदगी जीते हैं, खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, नहाते भी हैं और अपने गम से बाहर भी निकलते हैं, ज़िंदगी जीते भी हैं। तो इस माँ के लिए इतनी सारी बाउंड्रीज क्यों बना दी है? क्या दुनिया में ये एक अकेली माँ है जिसका बेटा इस दुनिया से गया है और सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारी बाउंड्री सिर्फ इसी माँ के लिए है? क्योंकि वो सोशल मीडिया का हिस्सा है तो सबको उनको जज करने का पूरा इतना हक हो गया, इतना ज़्यादा हक हो गया। उनकी वीडियोस, वो अपनी वीडियोस बना रही हैं, उनकी वीडियोस, और उनकी वीडियोस पे वो काम करती ही नहीं है। उनकी वीडियोस को डालने का काम उनकी टीम का रहता है। वो मोनेटाइज ऑन करके डालें, ऑफ करके डालें, वो जैसे भी डालें वो डाल देते हैं। यस, मोनेटाइजेशन ऑन करके डाला, इससे ये साबित नहीं होता कि उनका दुख कहीं भी कम है। इससे आप ये साबित नहीं कर सकते। अगर मोनेटाइजेशन ऑफ ऑन के ऑप्शन में उसको ऑफ से ऑन कर दिया तो इससे कभी ये साबित नहीं हो सकता कि उनको दुख नहीं है, क्योंकि ये उनका काम है। कितने दिन काम रोकेगा कोई इंसान? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो चुका, 1 महीने से ऊपर। लौटना चाहिए उन्हें काम पे। उन्हें मोटिवेट कीजिए इस चीज़ के लिए कि वो अपने काम पे वापस आएँ। आप सबके साथ हक से अपना परिवार समझ के वो अपने दिल की बातें साझा कर रहे हैं, जो शायद हम कभी कभी अपनों से भी नहीं कर सकते। वो सारी बातें उन्होंने पूरी पब्लिक के साथ कर ली, ये जानते बूझते हुए कि आधे लोग उनको समझेंगे और आधे लोग कहेंगे क्या पागल कहानी सुना रही है। ये जानते हुए भी उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया, जहाँ पे हाँ काफ़ी लोगों ने कहा भी कि क्या बकवास कहानी सुना रही है, ये तो कुछ भी कहानी बता रही है। चलो कहानी समझ के ही सुन लो, लेकिन कहानी अच्छी थी ना। बहुत सारे लोग स्टोरी रीडिंग करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में जाकर स्टोरीज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बुक खरीद के स्टोरी पढ़ते हैं। मैटर ये करता है कहानी थी कैसी। चलो उसने कहानी सुनाई, पर उस कहानी से आपने कुछ गलत तो नहीं सीखा ना। वो कहानी सुन के आपको अच्छी लगी होगी, बुरी नहीं लगी होगी। अच्छी ही कहानी थी, बुरी नहीं थी, तो कहानी को कहानी समझ के ही सुन लेते। लेकिन नहीं, कहानी को कहानी भी कह दिया
और उसके बाद सामने वाले को उस कहानी के लिए पागल भी साबित कर दिया। अपनी वीडियो में बार बार और हर बार चटोरी जी ने यही बोला है कि मैं अपने बेटे के लिए स्वर्ग ही चाहती हूँ और मुझे पता है कि वो स्वर्ग में ही होगा, उसके लिए मोक्ष चाहती हूँ। तो वहाँ पे भी मतलब कितना टाइम लगता है? अगर कोई इंसान रो रहा है और कह रहा है कि ऐसा हो गया, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने में क्या टाइम लगता है? अगर आप किसी की किसी बात से सहमत भी नहीं है और आपको उसकी बात लग रहा है कि ये कैसी उल्टी सीधी उटपटांग बात कर रहा है, तो फिर भी हमें एक सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि थोड़ा सा इसका सही वक्त आ जाए, थोड़ा सा ये सही लगने लग जाए, फिर हम शायद इसे कोई चीज़ समझाएंगे तो इसको समझ में आएगा। अभी तो नहीं आएगा, है ना? लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है, कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो? स्वर्ग? कौन से स्वर्ग में जाएगा? वीडियो बना के कोई स्वर्ग में जाता है क्या? ऐसे ऐसे वीडियो बना के स्वर्ग में जाते हैं? स्वर्ग में भेजना है, अगर स्वर्ग में भेजना है अपने बेटे को तो पूजा पाठ करो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, यज्ञ करो, हवन करो, पूजा करो। यूट्यूब की दुनिया छोड़ दो। यूट्यूब की दुनिया में जो होते हैं ना, वो स्वर्ग में नहीं जाते हैं। उनके लिए तो कैटेगरी डिसाइड है कि ओ हो ये यूट्यूब की दुनिया में था, इसके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है क्योंकि ये तो यूट्यूब की दुनिया में था। आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जाइए, चलिए ठीक है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि यूट्यूब छोड़ दीजिए। अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं भी, हमारे इतने बड़े बड़े महाराज, इतने बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, उनमें से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी हैं। बहुत सारे लोग कोई गंदा कंटेंट नहीं दिखाती हैं वो सोशल मीडिया पे, फूड कंटेंट दिखाती है, खाने की चीज़ें, कोई उल्टी सीधी व्लॉगिंग नहीं करती हैं वो। तो वो यूट्यूब क्यों छोड़े? आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि आपको स्वर्ग के दरवाजे अपने लिए, अपनों के लिए खोलने हैं, तो आपको यूट्यूब छोड़ना होगा। ये कहाँ पे ऐसा लिखा है? ये कहाँ पे ऐसा लिखा है? और उन्हें अपनी लाइफ में कैसे जीना है, आगे की ज़िंदगी में जीना है, ये उनको डिसाइड करने दो ना। उनको डिसाइड करने दो उन्हें कैसे रहना है। इसीलिए मैंने सोचा मैं इस वीडियो में कुछ ये बातें कवर करूँगी, जो बातें सुन के, जब पढ़ के मुझे इतना अजीब लगा, तो जब वो ये सब चीज़ें पढ़ती होंगी, देखती होंगी, तो उनको कैसा लगता होगा। तो उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर ऐसा लिखने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं तो इनसे विपरीत सोच के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, जो बिल्कुल समझते हैं कि इस समय पे उनकी परिस्थिति क्या है, बिल्कुल समझते हैं। बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई है उनकी वीडियो से, जो एक मैसेज जाना था कि जिनको कंसर्न था पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, XYZ इन चीज़ों का, वो हुआ और बस इतना काफ़ी था कि वो हुआ। और जो उन्होंने आधी अधूरी भी कहानी बताई, उस कहानी से ये सेटिस्फैक्शन मिल जाना चाहिए कि गुपचुप तो कुछ नहीं हुआ। जो गुपचुप वाला डाउट था ना, एक फेसबुक पे समीर जैन करके एक शख्स थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा नरेशन सोशल मीडिया पे सेट कर दिया था, पूरा का पूरा नरेशन। वो नरेशन कहीं ना कहीं झूठा साबित हो गया कि गुपचुप कुछ नहीं हुआ। बाकायदा पुलिस को खबर लगी, बाकायदा हॉस्पिटल में पता चला, बाकायदा सोसाइटी में पता चला, बाकायदा घर पे आए, तो चोरी छुपा गुपचुप वाली कोई चीज़ नहीं हुई। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। बाकी यस, आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।